नमस्कार साथियों। आज हम जानते हैं भ्रम का पुलिंदा के बारे में। एक बुक है जिसके लेखक हैं राजीव पटेल जी। सम्यक प्रकाशन से छपी हुई बुक है। ये पुस्तक बहुत ही बेजोड़ है, बहुत अच्छा है। आप पढ़ेंगे तो इसमें सारा का सारा आर्कियोलॉजी बेस पर आधारित है। इसके लेखक ने बहुत रिसर्च करके लिखा है। इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के इस बुक में क्या लिखा है और कैसे कैसे भ्रम फैलाए गए हैं, इस बुक में हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा स्पष्ट हो लेते हैं कि ये ब्रह्मवंशी कौन है। ब्रह्मवंशी जो हमारे बीच ऊंच नीच, जातिवाद, ये सब का जो कुचक रच कर भ्रम फैलाया है, वो सारे, जिसे हम लोग कलम कसाई भी कहते हैं, ये सारे ब्रह्मवंशी लोग हैं। ब्रह्मवंशियों द्वारा अभी तक जितने भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, वे सभी कागज की पांडुलिपि के रूप में हैं। आज समग्र शिक्षित वर्ग को पता है कि कागज का प्रथम आविष्कार विश्व में चीन ने किया था, जिसका नाम उसने ZHI रखा था। समाज और भाषा के विकास के क्रम में वह चीन से सिल्क रूट जिसको बोलते हैं, सिल्क रास्ते से चलकर अरब देशों में पहुंचा था, जहां उस का नामकरण अरबी भाषा में कागज हुआ, जो चीन में के नाम से आविष्कृत हुआ था। तो जब अरब पहुंचा तो उसका नाम का कागज हुआ। अब वही कागज अरब से जब यूरोपीय बाजार में पहुंचा तो उस कागज का नामकरण रोमन भाषा में पेपर पेपर हो जाता है। लेकिन वही कागज जब अरब के तुर्कों द्वारा भारतीय बाजार में आता है तो भारत के ब्रह्मवंशी लोग उस कागज नाम को संस्कारित करना उचित नहीं समझते हुए उसी अरबी नाम के साथ कागज को अंगीकार करना उचित समझे। अब समझिए कि कितने ही आविष्कारक लोग थे। एक शब्द को जस के तस अरबी से ही लेकर के रहने दिए, और ये खुद को कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और रिसर्चर और वो शिक्षित थे। तो ये उसी अरबी नाम के साथ कागज को अंगीकार करना उचित समझे। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मवंशियों को भारत की सम्यक संस्कृति वाली पुरखों की भाषा से परहेज था, लेकिन यहाँ उसे अरब के तुर्कों की भाषा से परहेज नहीं था। यहाँ के जो मूल ब्रह्मी लिपि जो थी, पाली भाषा जो थी, उससे तो इन लोग का बहुत परहेज था, लेकिन अरबी लोगों की जो भाषा आई यहाँ पर, उससे इन लोग का परहेज नहीं था। कागज वहाँ था और जस के तस कागज यहाँ भी एक्सेप्ट कर लिया। अब भारत में अरबी भाषा का आगमन कब हुआ, इसकी जानकारी तो सभी पाठक को जरूर होगा। इन सभी बातों से स्पष्ट हो जाता है कि मुस्लिम शासनकाल में कागज भारत में आया और उसी कागज पर ब्रह्म भाटों ने बादशाहों के संरक्षण में भ्रम का पुलिंदा तैयार किया, जो आज सबों के मानस पटल पर बैठकर तांडव कर रहा है। थोड़ा सा इस बुक के अंदर क्या है उसको भी जान लेते हैं। भ्रम का पुलिंदा बनाने वाली ब्रह्मवंशी गिरोह के मुखिया ने सबसे पहले सम्यक संस्कृति के पाली भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द, जिनका भावार्थ सम्यक काल में गुणवाचक संज्ञा होता था, उन सभी गुणवाचक शब्दों को सम्यक अंत काल में व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रत्यारोपण यानी इम्प्लांट कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज उन सभी शब्दों का सारा स्वरूप ही बदल गया है। जैसे सम्यक काल में धर्म का अर्थ कुदरत का कानून, लॉ ऑफ नेचर होता था, लेकिन सम्यक अंत काल में धर्म का अर्थ एक समुदाय विशेष द्वारा किया जाने वाला कर्म कांड से होने लगा। आज हर लोगों की मान्यता अनुसार धर्म का स्वरूप यही है, यानी कर्म कांड ऐसे ऐसे करोगे तो इस धर्म के हो, वैसे करोगे तो उस धर्म के हो, ये मानोगे तो ठीक हो, वो मानोगे तो गलत हो। ये सब हमारे मानस पटल पर बैठा दिया गया है। उसी प्रकार सम्यक काल में सभी विद्वानों को बमन, यानी जितने भी विद्वान होते थे उन सबको बमन कहा जाता था, बामन कहा जाता था। जितने भी विद्वान पढ़ने लिखने वाले लोग होते थे सम्यक काल में। सम्यक काल बोले तो
जब धम्म लिपि और पाली भाषा का उपयोग होता था। उस समय जाति और जाति इस तरह का कुछ भेद नहीं था, कोई व्यक्तिवाचक ऐसा नहीं था, व्यक्ति विशेष इस जाति का है उस जाति का, ऐसा कुछ भेद नहीं था। वो सम्यक काल था। तो सम्यक काल में सभी विद्वानों को ब्राह्मण और सभी खेती करने वालों को क्षत्रिय, ये कोई भी हो सकता था। खेती करने वालों घर के लोग भी ब्राह्मण हो सकते थे और ब्राह्मण घर के लोग भी क्षत्रिय हो सकते थे। सभी गाय पालने वालों को गोपालक, गाय पालना किसी का शौक हो सकता है, कोई भी पाल सकता है। जैसे गुणवाचक संज्ञा नाम से संबोधन किया जाता था, जो ब्रह्म काल के उदय के बाद से ही यह गुणवाचक संज्ञा नाम एक समूह विशेष जो जातिवाचक नाम के रूप में दे दिया गया। सम्यक संस्कृति में भगवान, देव, ईश्वर गुणों के आधार पर दिया जाने वाला गुणवाचक उपाधि नाम था, जो सम्यक अंत काल में व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम बनकर रह गया। ये क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम बनकर रह गया। सम्यक संस्कृति में पूजा गुण आदर्श के अनुसरण को कहा जाता था, जो सम्यक अंत काल में होने वाली पूजा व्यक्ति विशेष के नाम पर दीप, हवन, प्रार्थना से जुड़कर रह गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सम्यक संस्कृति की धम्म लिपि, ब्रह्मी लिपि जिसे प्रचारित किया गया है, ब्रह्मी लिपि भी कहा जाता है, ब्रह्मी में जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला द्वारा संस्कृत भाषा का व्याकरण पाणिनि, संस्कृत भाषा में चाणक्य नीति, संस्कृत भाषा में कालिदास का नाट्य या संस्कृत भाषा का कोई श्लोक लिखा ही नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि खुद संस्कृत भी नहीं लिखा जा सकता है। फिर भी ब्रह्म वंश के लेखकों द्वारा ऐसा सैकड़ों जगह लिखकर ब्रह्म का पुलिंदा फैलाया गया है, जो उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि धम्म लिपि का वर्णमाला में री जानते हैं, ऋषि जिससे होता है री, ओ मतलब ओ जैसे औरत, अह जो होता है, और दो बिंदु तालव श, मूर्धन स, ईसा से पूर्व संयोगी छ, त्र, ज्ञ अक्षर नहीं है। साथ ही हलंत, चंद्र बिंदु, विसर्ग और र का संयुक्त प्रयोग नहीं है, या कहे तो इन सबों का आविष्कार नहीं हुआ है, यानी ईसा पूर्व ईसा, ये भी सबों का आविष्कार नहीं हुआ है, जिस वजह से संस्कृत का क्री भी नहीं लिखा जा सकता है। फिर भी ऐसे भ्रम को दूर करने हेतु आज तक कोई भी भ्रमिक वंश का व्यक्ति मूल शिलालेख को लेकर सामने नहीं आया है, और पुरातत्व विभाग ने भी इस भ्रम को दूर करने हेतु कोई मूल अभिलेख को प्रदर्शित नहीं किया है। इसके बाद भी कलम कसाइयों द्वारा बार बार ऐसा लिखकर अपना भोंडा प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। लेखक इस पुस्तक के माध्यम से इन सभी सच्चाइयों को दिखाने का प्रयास किया है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे, बीच में बहुत आर्कियोलॉजी बेस पर आधारित है, साक्ष्यों पर आधारित है और तर्कों पर आधारित है। इसके बीच में पढ़ेगा। इस बुक में 33 चैप्टर्स हैं, फिर एक निष्कर्ष है लास्ट में। इस बुक में पुरातत्व आधार पर क्या दिया गया है, तो 33 चैप्टर है। आप इस बुक को पढ़ेंगे और अगर आपको मिलता है कहीं से तो आप खरीदें, यानी या ऑनलाइन उपलब्ध भी है, समय प्रकाशन से भी आप मंगवा सकते हैं। इस बुक में क्या लिखा हुआ है मूल रूप से, उसको थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें सारा जो प्रमाण है वो आर्कियोलॉजी बेस है, पुरातत्व पर आधारित है। आप पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा। जम्बूद्वीप के सम्यक संस्कृति में विदेशी शासक समय समय पर आए जरूर हैं, लेकिन सभी विदेशी शासक अपनी पहचान को बताते हुए सम्यक संस्कृति में अपनी पहचान को विलीन कर दिए, जिस वजह से उन विदेशी शासकों को आज खोजना नामुमकिन ही नहीं, असंभव है। वे सभी विदेशी शासक लोग अपने साथ कोई भी विदेशी भाषा, लिपि व विदेशी संस्कृति को साथ लाकर जम्बूद्वीप में स्थापित नहीं किए, बल्कि वे सभी लोग क्रमशः सम्यक संस्कृति का अंग बनते चले गए और अपने शासन काल में
यानी उनकी संस्कृति निश्चित रूप से इतनी अच्छी नहीं रही होगी, तभी तो यहाँ की बेहतर सम्यक संस्कृति में विलीन हो गई। सोचिए, सोचने वाली बात है यहाँ कि जितने भी विदेशी आए यहाँ पर, यहाँ की संस्कृति में समाहित होते चले गए और अपने शासन काल में सम्यक संस्कृति को मजबूती प्रदान करते हुए एक ऊंचाई पर ले गए थे। यानी यहाँ शासन किए, यहाँ के रूल रेगुलेशंस इतने अच्छे थे कि उसमें सेंध लगाना उन लोगों ने उचित नहीं समझा, बल्कि उसी को और ऊंचाई पर ले गए। आज उसी का परिणाम है कि उन सभी के द्वारा किए गए कार्यों को लिखित साक्ष्य देखने को मिल रहा है। इन स्पष्ट पुरातात्विक साक्ष्यों को देखने के बाद भी यदि कि किसी को विश्वास नहीं हो पाता है तो यह उनका अपना विवेक है। ब्रह्मवंशी कलम कसाई तो पुरातात्विक साक्ष्यों को किनारे करते हुए अपनी कलम की जादूगरी द्वारा ब्रह्म का पुलिंदा बनाते हैं, जबकि यहाँ तो पुरातात्विक रूप से जो मिला है उसी को का विशुद्ध वर्णन प्रस्तुत है। पुरातात्विक साक्ष्यों में स्पष्ट दिखता है कि ईसा पूर्व का थेर आर्य महासंघ कुषाण काल में महासांघिक आर्य संघ में रूपांतरित हो गया। थेर आर्य महासंघ जो था वो कुषाण काल में महासांघिक आर्य संघ में रूपांतरित हो गया और वह महासांघिक संघ गुप्त काल में शिक्षण संस्थानों के माध्यम से धर्म और अध्यात्म, अध्यात्म मतलब धम्म और अध्यात्म यानी धर्म और अध्यात्म के लिए विश्व में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन पाल वंश के समय में महासांघिक आर्य संघ से निकले वज्रयान, तंत्रयान, शाक्तयान, शैवयान, वैष्णवयान जैसे अनेक मत धूर्त, लोभी, स्वार्थी बोधिसत्व के भाई भतीजावाद के जंजाल में फंसकर रह गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे सभी बोधिसत्व लोग अपने अपने नाम का दर्शन पंथ स्थापित करने लगे थे। आज वही स्थापित दर्शन ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप बनकर लोगों को भ्रमित कर रहा है। यह बोधिसत्व द्वारा स्थापित ब्रह्म का ब्रह्मयान है, जो आज हिंदू यान रूपी सामाजिक विषमता के साथ धार्मिक विषमता पैदा किए हुए है। इन लोगों द्वारा स्थापित किसी भी पंथ का कोई पठनीय पुरातात्विक अभिलेख प्राप्त नहीं है। ब्रह्मवंशियों द्वारा अभी तक जितने भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं वे सभी कागज की पांडुलिपि के रूप में है। आज समग्र शिक्षित वर्ग को पता है कि कागज का प्रथम आविष्कार विश्व में चीन ने किया था, जिसका नाम उसने जी रखा था, ZI। पहले भी हमने बताया था ZHI जी रखा था। समाज और भाषा के विकास के क्रम में जी चीन से सिल्क रूट के रास्ते आया और कैसे यहाँ भारत में फैला और पेपर का पेपर ही पेपर कहीं पेपर हुआ, जी वही पेपर हुआ, फिर कागज़ हुआ भारत में भी। अरबी जो अपना इजाद किए थे नाम कागज़, वो कागज़ भारत में कागज़ ही रह गया। तो ये थोड़ी मोटी सी बुक है साथियों, इसको पढ़िए, खरीदिए, पढ़िए और अन्यथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बुक का मैं छोटा छोटा करके समरी में प्रस्तुत करती रहूँगी आप सबों को बहुत बहुत